ये संसद का तीसरा पार्ट है। संसद का तीसरा पार्ट है। इसमें संसद के कार्य, संचालन और विधायी प्रक्रिया के बारे में बात की गई है। तो देखते हैं क्वेश्चन जो बन रहे हैं। एक वर्ष में कम से कम संसद की बैठक होना आवश्यक है 2 बार। संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल कितना होना चाहिए? 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए अंतराल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान का बुलाए जाने के कारणों के विषय में भी सूचित करता है। भारत के संविधान में कथित है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है अध्यक्ष जो कि लोकसभा के होते हैं, उपाध्यक्ष जो कि लोकसभा के होते हैं और महासचिव, ये लोकसभा के महासचिव, सभापति एवं उपसभापति राज्यसभा के। तो ये तीनों लोकसभा के और ये सभा और उपसभापति राज्यसभा के, ये संसद के अधिकारी। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है सदन में 60 दिन तक। यदि कोई मेंबर बिना सदन को सूचना दिए 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी मेंबरशिप समाप्त कर दी जाती है। सबसे पहले एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। वह राज्यसभा से सबसे पहले एक सदस्य की सदस्यता को अयोग्य ठहरा दिया गया था। संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित किया गया है अनुच्छेद 105 के तहत। सही कथन देखना है। संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1949 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्हरता से छोड़ देता है। उपयुक्त अधिनियम अब तक 5 बार संशोधित किया गया है और लाभ का पद भारत के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। सभी सही है। न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है संविधान के अनुच्छेद 122 के तहत। इसमें कहा गया है कि न्यायालय संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं कर सकते। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब किसी मामले के तथ्यों को रोकना हो या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, तब मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार राज्य विधानमंडल के निम्न सदन यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का होता है। सही कथन देखना है। किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधानीय वर्जना नहीं है। केवल राज्यसभा में ही न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। संघीय संसद राज्य सूची के विषय में कानून तब बना सकती है जब अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित राज्य की सहमति से राष्ट्रीय आपातकाल राज्य सूची के बारे में है कानून बनाने की। राष्ट्रीय आपातकाल या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में या फिर राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2 या 2 से अधिक बहुमत से इसके लिए प्रस्ताव पारित कर देती है तो संघीय संसद इन सब विषयों पर कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य के
सहमति से। संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषय यानी अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। तो जो सूचियाँ दी गई हैं उन सूचियों में जो सब्जेक्ट है, जैसे संघ सूची हो गया, राज्य सूची हो गया, समवर्ती सूची हो गया, तो जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं जिनका वर्णन कहीं नहीं किया गया, उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। ऐसी क्रियाविधि जो धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी, जिसे एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो, वह क्रियाविधि है। यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर देती है। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष होते हैं, वो धन विधेयक को प्रमाणित करते हैं। सदन का अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और किसी अन्य सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? यह घटना बैठ जाना कहलाती है, यानी यील्डिंग द फ्लोर होता है। इसमें अध्यक्ष क्या करता है, किसी सदस्य को चाहे तो उसे बोलने से रोक सकता है या फिर किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था की देन है। ये भारतीय संसदीय व्यवस्था की देन है, जबकि संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक हो सकती है। 1 घंटा की शून्यकाल की अवधि होती है और ये कितने समय से होती है? दोपहर 12 से 1 के बीच जो शून्यकाल की अवधि होती है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्न उत्तर सत्र होता है। यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर दिया जाता है 0 आवर में। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत धन विधेयक लोकसभा में सबसे पहले लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उसे कोई कार्यवाही नहीं किया जाता 14 दिन तक। यदि जब धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित करके राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा उस पर 14 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं करता, तो इसको दोनों सदनों द्वारा राज्यसभा द्वारा भी स्वीकार मान लिया जाता है। राज्यसभा को धन विधेयक प्राप्त होने के बाद इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए 14 दिन के अंदर, और अगर 14 दिन के अंदर नहीं भेजता तो इसे राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो संयुक्त सत्र यथासंभव आहूत होगा। इसका मतलब यह है कि जब राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुलाने के लिए सूचना दे देता है और इसी समय लोकसभा विघटित हो जाती है तो संयुक्त सत्र की बैठक की जाएगी, उसे बर्खास्त नहीं किया जाएगा। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट यानी रेफर किया जाता है तो इसे पारित किया जाना होता है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर करते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आयोजित होती है। एक ऐसे साधारण विधेयक पर विचार करने के लिए सिर्फ साधारण बिल पर ही होगा और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद होता है तो वहाँ संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जा सकता है। सही कथन देखना है। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी। सभी सही है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन बिल के संबंध में। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है साधारण विधि निर्माण में।
यानी सामान्य बिल को पारित करने की स्थिति में। सिर्फ सामान्य बिल के रूप में होगा संयुक्त बैठक, इसके अलावा नहीं होगा। कोई कानूनी विधेयक रखा जाता है दोनों में से संसद के एक पटल पे, चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में। सही कथन देखना है, लोकसभा में लंबित कोई बिल उसके सत्रावसान पर लैप्स नहीं होता है, और राज्यसभा में लंबित कोई बिल जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया लोकसभा के विघटन पर व्यपगत यानी लैप्स नहीं होगा। दोनों कथन सही हैं। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। लोकसभा और राज्यसभा के सदनों के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ निर्वाचित सदस्य मतदान कर सकते हैं। भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होते। भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है। भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और भत्ते और भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता। ये भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते संचित निधि पर नहीं भारित होते। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ते प्राप्त करते हैं, न कि उपराष्ट्रपति के पद के रूप में। तो ये भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होंगे। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए अनुमोदन अनिवार्य है भारत की संसद का। अगर हमें संचित निधि से धन निकालना है तो भारत की संसद से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो आकस्मिकता निधि से संबंधित है तो अनुच्छेद 267 है। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकते हैं संसदीय स्वीकृति से पूर्व। यह आकस्मिक निधि इसीलिए बनाई जाती है कि संसदीय स्वीकृति मिले या नहीं मिले, राष्ट्रपति वो धन का व्यय कर सके। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। ये पूरा राजस्व जो है भारत की संचित निधि में जमा होता है। संविधान में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। संसद में धन विधेयक कहाँ सबसे पहले लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा। धन विधेयक के बारे में लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिन के अंदर लौटाना आवश्यक है। यदि 14 दिन के अंदर वो नहीं लौटाता तो इसे राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाता है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। एक धन विधेयक और दूसरा संविधान संशोधन, दो ऐसे बिल हैं जिन्हें राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते। सही कथन देखना, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, सही है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर धन विधेयक को पारित करना होता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कुछ सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। अब यह लोकसभा पर निर्भर करता है कि लोकसभा उसकी सिफारिशों को मानता है या नहीं। वे विषय जिन्हें धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित किया गया है, इसमें कर से संबंधित उपबंध होंगे, उधार यानी ऋण लेने संबंधी उपबंध होंगे, संचित निधि और आकस्मिकता निधि से अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, ये सभी धन विधेयक के अंतर्गत होंगे। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्निहित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं होता, उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, सिर्फ व्यय वाले को नहीं। जो धन विधेयक होगा वो लोकसभा में ही पारित किया। बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में, बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना
कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। उसे राष्ट्रपति की भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आने वाली विधियों में क्या क्या है? संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट कहते हैं, प्रस्तुत किया जाना। दूसरा, विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। और अनुपूरक अनुदानों तथा लेखा अनुदानों का प्रावधान किया गया है। संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना, इन सब के माध्यम से लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण कायम होती है। संघीय बजट की तैयारी और इसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय का आर्थिक विभाग, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट होता है। वही संघीय बजट को तैयार करता है और इसे संसद में पेश करता है। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है। व्यापार, व्यवसाय और वृत्ति कर के अंतर्गत आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ये आगामी बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व एक दिन पहले। लेखा अनुदान यानी वोट ऑन अकाउंट संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है कि निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकाल सकें। लेखा अनुदान बना है बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन से। लेखा अनुदान का मतलब है कि अगर बजट पारित होने में विलम्ब हो रहा है तो निधि को आवंटित कर दी जाए, और ये अधिकतर जो है चुनावी वर्ष में होता है। संसद में लेखा के लिए वोट यानी लेखा अनुदान आवश्यक है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती, तो जो है संसद के लिए वोट आवश्यक हो जाता है। लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच अंतर क्या है? लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंधित होता है, जबकि अंतरिम बजट क्या होता है, इसमें व्यय और प्राप्ति दोनों सम्मिलित होते हैं। तो बस प्राप्ति का अंतर होता है। व्यय का अनुमान भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है अनुदान के अनुरोध के रूप में। भारत सरकार द्वारा धन विधेयक संसद में पेश किया जाता है लोकसभा में। सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित होता है। पहले चरण में बजट को प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा, फिर बजट पर चर्चा होती है, उसके बाद विनियोग बिल पारित किया जाता है और फिर वित्त विधेयक को पारित किया जाता है। ये सब बजटीय चरण होते हैं। संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। यदि एक नवीन राज्य का गठन करना है तब ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्यों का हित निहित है तब, और राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने संबंधी बिल पर और धन विधेयक पर, इन सभी पर प्रस्ताव पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। संघीय बजट से संबंधित है। कटौती प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है। तो कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, ये कटौती प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य होता है। अब यहाँ कुछ कटौती प्रस्तावों से देखते हैं। एक नियत निर्मोदन प्रस्ताव होता है। यह बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाता है। इस पे मित व्ययिता प्रस्ताव क्या होता है? इसमें बजट की राशि में एक निर्दिष्ट राशि को घटा दी जाती है। और सांकेतिक प्रस्ताव क्या होता है? यह बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाता है। जितना बजट मांगा जाता है उसमें से 100 रुपये घटा दिया जाता है। ये सांकेतिक प्रस्ताव होता है। पार्लियामेंट द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है? 18 वर्ष है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में सही कथन देखना है।
राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन या दोनों सदन के सत्राधीन न होने पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी अध्यादेश जारी तब किया जाता है जब कम से कम एक सत्र जो है एक सत्र काम ना कर रहा हो, या फिर दोनों सत्र जब काम नहीं करेंगे तब भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। लेकिन जब दोनों सत्र काम करेंगे तो अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा में लिया जाता है। तो स्थायी समितियों से 2:1 के अनुपात में लोकसभा व राज्यसभा से सदस्यों को लिया जाता है। ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधानों ने सीमित कर दिया है स्थगन प्रस्ताव को। ध्यान आकर्षक सूचना ने इनको सीमित कर दिया है। भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, प्रश्नकाल के माध्यम से, अनुपूरक प्रश्न के द्वारा, इन सभी के माध्यम से मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ होता है? तो विधेयक पर बहस को बंद कर देना गिलोटिन कहलाता है। तारांकित प्रश्नों के विषय में, तारांकित ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है और इनके साथ पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जबकि तारांकित प्रश्नों में उत्तर जो है लिखित रूप से दिए जाते हैं और इनमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या होता है? सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यंत आवश्यक मुद्दे पर बहस करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? एक दिन में अधिक से अधिक 30 मामले उठाए जा सकते हैं। कथन कह रहा है, संघ सरकार के संदर्भ में सही कथन देखना, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से, यानी भारतीय संसद न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आती है। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था 13/5/2002 को। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर चुना गया था? वो विट्ठल भाई पटेल थे, जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा के स्पीकर चुने गए थे। तो यहाँ से पार्लियामेंट ख़त्म होता है। अब अगले वीडियो में संसदीय समितियों पे मिलेंगे।